भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। ये उन जबरदस्त, जोशीली और हाँ, कभी-कभी बहुत कड़वी बहसों का नतीजा है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद रखी। तो चुनौती आखिर थी क्या? सोचिए, आप एक नियम पुस्तिका कैसे लिखेंगे? एक ऐसे देश के लिए जिसकी आबादी 30 करोड़ से भी ज्यादा हो और जो आजादी के साथ साथ बंटवारे की आग में जल रहा हो। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका सामना भारत के संविधान बनाने वालों को करना था। सरदार पटेल के ये शब्द उस मुश्किल हालात को बिल्कुल साफ दिखाते हैं जिनका सामना हमारे निर्माताओं को करना था। उन्हें विरासत में बंटवारे का दर्द मिला था, दंगों का खौफ था और भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता थी। हमारे संविधान का ड्राफ्ट दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच तैयार हुआ और ये कोई आम समय नहीं था। ये एक जबरदस्त उथल-पुथल का दौर था। देश विभाजन के सदमे से गुजर रहा था। चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाने की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। तो पहली और शायद सबसे बड़ी बहस ये थी कि इस बुरी तरह बटी हुई आबादी से एक राजनीतिक समुदाय, एक देश आखिर बनाया कैसे जाए। और इस बहस के बीचों बीच एक बहुत ही विस्फोटक मुद्दा था, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सवाल ये था कि क्या ये एक सुरक्षा कवच था या जैसा कि एक नेता ने कहा, राजनीतिक शरीर में एक जहर। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ ये तर्क दिया जा रहा था कि अल्पसंख्यकों के हक की रक्षा के लिए उनका अलग प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर राष्ट्रवादियों को ये डर था कि ये अंग्रेजों की वही बांटो और राज करो वाली चाल है जिसने देश का बंटवारा किया, और अगर ये जारी रहा तो देश और भी ज्यादा टूट जाएगा। मद्रास के बी पोकर बहादुर जैसे सदस्यों ने इसके लिए जोरदार वकालत की। उनका कहना था कि सिर्फ एक मुस्लिम ही दूसरे मुस्लिम के हितों को सही मायने में समझ सकता है और उनका सच्चा प्रतिनिधि हो सकता है। लेकिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह व्यवस्था अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए सबसे अलग कर देगी, उन्हें कमजोर बना देगी और सरकार में उनकी किसी भी मीनिंगफुल भूमिका को खत्म कर देगी। तो जब इस विभाजनकारी विचार को खारिज कर दिया गया, तब अगला बड़ा सवाल ये उठा कि नया संविधान अपने सबसे कमजोर नागरिकों के अधिकारों को कैसे तय करेगा और उनकी रक्षा कैसे करेगा। और यहाँ पर बहस ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। अब सवाल सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों का नहीं रहा, बल्कि ये पूछा गया कि इस देश में असली अल्पसंख्यक आखिर हैं कौन। और यहीं पर किसान नेता एनजी रंगा ने पूरी बहस का रुख ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि असली अल्पसंख्यक कोई धार्मिक समूह नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों गरीब, दबे कुचले और शोषित लोग हैं। असल सुरक्षा की जरूरत तो इन्हें है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने अपने लोगों की एक शक्तिशाली आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि कैसे हजारों सालों से उनके लोगों का शोषण हुआ है और उन्हें उनकी ही जमीनों से बेदखल किया गया है। तो इसका हल अलग अलग राजनीतिक पहचान बनाने में नहीं, बल्कि अफर्मेटिव एक्शन में मिला। संविधान सभा ने छुआछूत को खत्म किया और विधायिका के साथ साथ सरकारी नौकरियों में दलित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी आवाज भी सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़ी और तीखी बहस पर, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा। आखिर भारत का ढांचा कैसा होना चाहिए? यहाँ भी दो अलग अलग खेमे थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें वित्तीय आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने स्तर पर विकास का काम कर सकें। वहीं जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं का तर्क था कि देश को एक साथ रखने, शांति बनाए रखने और विकास की योजना बनाने के लिए एक मजबूत केंद्र का होना बेहद जरूरी है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि आखिर में फैसला क्या हुआ। संघ सूची यानी वो विषय जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, वो राज्य सूची से कई ज्यादा थे। ये एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में एक साफ झुकाव दिखाता है। और शायद इस केंद्रीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है अनुच्छेद 356, जो केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में किसी भी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अधिकार देता है। आखिर में बंटवारे के समय की हिंसा और अफरा-तफरी ने एक मजबूत केंद्र के तर्क को और भी ज्यादा वजनदार बना दिया।
संविधान निर्माताओं का मानना था कि सिर्फ एक ताकतवर केंद्र ही देश को बिखरने से रोक सकता है। लेकिन इन सारी तीखी बहसों के बावजूद कुछ ऐसे कमाल के सिद्धांत थे जिन पर लगभग सबकी सहमति थी, और यही सिद्धांत आज के आधुनिक भारत की नींव है। पहला था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जरा सोचिए उस समय के लिए ये कितना क्रांतिकारी कदम था। हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का हो। ये लोकतंत्र में एक असाधारण विश्वास को दिखाता है। और दूसरा था धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, जो पश्चिम की तरह धर्म और राज्य के बीच एक दीवार नहीं बनाता, बल्कि एक विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखता है, ये पक्का करते हुए कि राज्य सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें ये दिखाया कि गहरे मतभेदों के बावजूद बहस और बातचीत के जरिए एकता हासिल की जा सकती है। और ये हमें आज एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम आज भी उनकी इस विरासत को बनाए रखने की परीक्षा से गुजर रहे हैं?